हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी माइस्क्यूएल सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं चैप्टर 3 जिसमें हम पढ़ रहे हैं पीएचपी के बेसिक सिंटैक्सेस और वेरिएबल्स के बारे में। मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं कि हमारे इस कोर्स में हम वेब एप्लीकेशन बनाना सीख रहे हैं और एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको मिनिमम जो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है वो सब कुछ इस कोर्स में कवर की जा रही है, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP एंड MySQL। आप ऑलरेडी इस चैनल पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery के वीडियोस देख सकते हैं और अभी हम PHP की सीरीज कवर कर रहे हैं जिसमें कि हमने चैप्टर 3 आज देखना है। चैप्टर 1, चैप्टर 2 में हमने बेसिक सीखा था कि PHP क्या होती है, क्या रोल है उसका। हमने ये भी देखा था कि हमें क्या अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा सो दैट हम PHP के प्रोग्राम को रन कर सकें। आज हम PHP के बेसिक सिंटैक्सेस समझेंगे और कुछ वेरिएबल्स के बारे में कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं PHP के बेसिक सिंटैक्स की। जब भी आप PHP की कोई फाइल बनाते हैं आप हमेशा ध्यान रखें कि उसका एक्सटेंशन होगा .php। जैसे मैं अपने एक फोल्डर में एक फाइल बनाता हूं, मैंने न्यू पे क्लिक किया और यहां नाम रख लेता हूं home.php। तो इस तरीके से PHP के फाइल का हम क्रिएशन करेंगे। यहाँ पे हमने एक्सटेंशन .php लिया हुआ है, अभी ये 0 बाइट्स की है। मैं इसमें एडिटिंग करने के लिए इसे Notepad++ में ओपन कर रहा हूँ। ये यहाँ पर ओपन हो गई है। अब इसके अंदर मैं कोडिंग करूँगा। PHP फाइल में कंटेन HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP। यानी आप जानते हैं कि एक HTML फाइल के अंदर आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों ही लिख सकते हैं और PHP फाइल के अंदर आप वो सब कुछ लिख सकते हैं जो HTML फाइल में लिख सकते थे और साथ में आप PHP का कोड भी लिख सकते हैं। तो एक नॉर्मल PHP की फाइल कैसी दिखाई देती है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो कुछ लिखा रहता है वो सब कुछ क्या माना जाता है, वो सब कुछ माना जाता है HTML। हर लाइन क्या मानी जा रही है? बाय डिफ़ॉल्ट HTML मानी जा रही है। तो ये जो कुछ मैं कोड लिख रहा हूँ PHP फाइल के अंदर, पर आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ HTML की कोडिंग की जा रही है। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा H1, दिस इज अ हेडिंग, ठीक है, और H1 क्लोज। यहाँ मैंने लिखा पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ। ओके, तो इस तरीके से हम एक PHP फाइल में HTML की कोडिंग कर रहे हैं। तो जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या माना जा रहा है? HTML माना जा रहा है। हम ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी कोई क्लाइंट कंप्यूटर, दिस इज क्लाइंट, ये रिक्वेस्ट करता है सर्वर कंप्यूटर को, सर्वर कंप्यूटर जिसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है वेब सर्वर, जैसे कि अपाचे, ये रिक्वेस्ट ये रिसीव करता है। रिक्वेस्ट करी किसने थी? वेब ब्राउज़र ने। वेब ब्राउज़र क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो जब रिक्वेस्ट करी कि मुझे home.php दे दो, तो वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट आती है और वो अपने हार्ड डिस्क में देखता है, एक निर्धारित लोकेशन पे देखता है कई सारी फाइल्स के बीच में कि क्या कोई home.php है, वो उसको पिक करता है। फिर इसी कंप्यूटर पे, सर्वर पे एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोल रहे हैं एप्लीकेशन सर्वर, जिसका काम है PHP के कोड को रन करना। तो क्योंकि ये जो फाइल है इसका एक्सटेंशन .php था, तो वेब सर्वर ने एप्लीकेशन सर्वर को कहा कि इस फाइल में PHP वाले कोड को रन करके मुझे दे दो। यानी ये फाइल किसके पास गई? एप्लीकेशन सर्वर के पास। एप्लीकेशन सर्वर जब इस फाइल को पढ़ेगा तो इस फाइल के अंदर उसे HTML कोड भी मिलेगा, CSS भी मिलेगा, जावास्क्रिप्ट भी मिलेगा और PHP भी मिलेगा। तो अब यहां पर एप्लीकेशन सर्वर को सिर्फ PHP कोड को रन करना है, तो उसे इस पूरी फाइल में ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन सी लाइन से जो PHP लैंग्वेज की है, बाकी सारी लाइंस को इग्नोर करना होगा। तो ये पता करने के लिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी लाइन HTML है, कौन सी CSS, कौन सी जावास्क्रिप्ट, कौन सी PHP, सिंपल सी बात है। वो बाकी सबको तो देखा ही कहीं नहीं, वो सिर्फ ये देखेगा कि PHP वाली लाइन कौन सी है।
है ना। तो बाय डिफॉल्ट जो सब कुछ लिखा हुआ है वो HTML है। तो PHP को छोड़ के बाकी सब कुछ जो कुछ लिखा है वो चाहे HTML हो, चाहे CSS हो, चाहे जावास्क्रिप्ट हो, एप्लीकेशन सर्वर उसको टच भी नहीं करेगा, वो एज इट इज रहने देगा। और जो PHP वाला कोड है बस उसको रन करके वो दे देगा एप्लीकेशन सर्वर को, सॉरी वेब सर्वर को, और वेब सर्वर यहाँ से रिटर्न बैक करके उसे दे देगा ब्राउजर को। तो ब्राउजर को जब वो पेज मिलेगा तो उसमें PHP का कोड नहीं होगा, लेकिन HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एज इट इज उसे मिल जाएगा। और वेब ब्राउजर को HTML भी आती है, CSS भी आती है और जावास्क्रिप्ट भी आती है। और जो PHP कोड रन हुआ उसका आउटपुट भी HTML फॉर्मेट में आया, तो वो HTML ही उसके अंदर है। तो इसका मतलब PHP का कोड तो वेब ब्राउजर को दिखता ही नहीं है। अब हमें एक पेज में ये देखते समझ में आना चाहिए कि कौन सा कोड HTML है, ये हमें समझ में आ रहा है। अब अगर इसी के अंदर मैंने लिख दिया स्टाइल टैग स्टार्ट और स्टाइल टैग क्लोज, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ CSS की कोडिंग। जैसे मैंने लिखा लेट्स से H1 पे मैं कुछ प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ। कलर मैंने कर दिया लेट्स से नेवी, ओके। और भी कई प्रॉपर्टी सेट कर सकता हूँ। पैराग्राफ पे मैं प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ, मैंने लिख दिया कलर, इसका कलर कर देता हूँ मैं सपोज करिए ब्लू। तो इस तरीके से हमने कुछ प्रॉपर्टी सेट कर दी। तो ये जो स्टाइल टैग है इसको पढ़ के ब्राउजर समझ जाता है कि ओके दिस पोर्शन इज कॉल्ड CSS। तो एवरीथिंग is HTML code in the file by default, and the code in style tag is called CSS, and code in script tag is called JavaScript code। मतलब अगर मैंने यहाँ लगाया स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट और स्क्रिप्ट टैग क्लोज, तो इसके बीच में जो कुछ भी लिखा जाएगा दैट इज जावास्क्रिप्ट। जैसे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, दिस इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो जावास्क्रिप्ट की है। तो इस तरीके से हमारे पेज में CSS भी है, हमारे पेज में जावास्क्रिप्ट भी है और HTML है, बाकी सब कुछ। अब मुझे जहां जहां PHP का कोड लिखना होगा वहां पे मुझे लगाने पड़ेंगे टैग्स। कैसे टैग? ये कोई ब्राउजर को समझने के लिए नहीं है, तो इसलिए ये एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट के बाद एंगुलर ब्रैकेट यहाँ क्लोज नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर मुझे PHP का कोड लिखना है, सपोज करिए कि मुझे PHP का कोड लेट्स से यहाँ ऊपर लिखना है, तो मैंने लिखा एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP, और फिर जब तक मैं क्वेश्चन मार्क एंगुलर ब्रैकेट क्लोज नहीं कर रहा हूँ इसके बीच में जो कुछ भी लिखूंगा दैट इज PHP। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिख रहा हूँ PHP का, लेट्स से सौरभ, जो भी कोड लिखा मैंने ये PHP में लिख दिया मैंने। तो ये जो है ये कोई टैग नहीं है, ये चीज ब्राउजर को नहीं दिखेगी, क्योंकि जब एप्लीकेशन सर्वर हमारे PHP फाइल को रन करता है तो एप्लीकेशन सर्वर को पेज ऐसा दिखाई दे रहा है, तो वो सारे कोड को HTML मानते हुए इग्नोर करेगा, लेकिन जो एंगुलर ब्रैकेट्स क्वेश्चन मार्क PHP इसके बाद लिखा हुआ है उसको वो PHP कोड मानेगा तब तक जब तक कि क्वेश्चन मार्क और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज नहीं लगा। तो इसको आप टैग मत बोलिए, ये कोई टैग नहीं है, ठीक है। यहाँ एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है लेकिन एंगुलर ब्रैकेट यहाँ क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये ब्राउजर को नहीं दिखेगा क्योंकि एप्लीकेशन सर्वर जब PHP कोड को रन कर देगा तो ये पोर्शन तो यहां से हट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई HTML का टैग नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन सर्वर को समझ में आया कि ये वो कोड है जो PHP का है और इसे मुझे रन करना है, इसके लिए ये सिंबल लगाए जाते हैं। और ऐसा आप एक नहीं कई बार कर सकते हैं। तो PHP script can be used any number of times in the PHP files। मतलब आप जैसे ये लिखा हुआ है H1, इसमें लिखा है दिस इज अ हेडिंग, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ
हेलो। तो मैं यूज़र का नाम लिखने के लिए PHP की कोडिंग करना चाहता हूँ। तो जहाँ पे भी मुझे PHP की कोडिंग करनी, पूरे पेज में, पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ पर भी आपको PHP की कोडिंग करनी है वहाँ पे लिखिए ये टैग नहीं बोलना चाहिए वैसे इसको, क्या बोलें, इसलिए मैं टैग बोल देता हूँ। बाकी ये एक वो सिंबल है, ये जो आइडेंटिफायर है जिससे कि पता चलेगा एप्लीकेशन सर्वर को कि यहाँ से PHP का कोड स्टार्ट हो रहा है, और फिर यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो इसके बीच में जो कुछ लिखूंगा दैट इज PHP कोड। तो मैंने यहाँ PHP में कुछ कोडिंग कर दी, लेट्स से $x। ओके, तो अब क्या है कि पूरे पेज में मैं कई बार PHP का कोड लिख सकता हूँ। तो हर बार मुझे ये शब्द, ये सिंबल्स लिखने पड़ेंगे जो कि PHP का स्टार्टिंग और क्लोजिंग इंडिकेट करते हैं। इसी से एप्लीकेशन सर्वर को पता चलेगा कि वो कौन सा पोर्शन है जो उसे रन करना है। तो पूरे पेज में ऐसे कई बार आपको स्क्रिप्ट्स PHP की मिलेंगी, वो रन होंगी तो इनकी जगह आउटपुट आ जाएगा। जैसे इसकी जगह आउटपुट आ जाएगा सौरभ, तो ये स्क्रीन पे जब दिखाई देगा तो ऐसा दिखाई देगा, हेलो सौरभ, दिस इज अ हेडिंग। ठीक है, तो जहां मर्जी है, जितनी बार मर्जी है आप लिख सकते हैं। तो ये एक लुक एंड फील आपको समझ में आ रहा है कि एक पेज है जिसमें सभी तरह का कोड है, HTML भी है, CSS भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, PHP भी है। एप्लीकेशन सर्वर सिर्फ PHP वाले पोर्शन को रन कर देगा और बाकी का सारा कोड ब्राउजर द्वारा एग्जीक्यूट होगा। Every piece of PHP script in the page is enclosed in this word. Okay, ये आइडेंटिफायर्स हैं जिनके बीच में आप PHP का कोड लिखते हैं। तो आपको चाहे एक लाइन का कोड लिखना हो या कई लाइन का कोड लिखना हो, आपको इसके अंदर लिखना है। ठीक है, तो क्योंकि ये पोर्शन, एक पीस ऑफ कोड यहाँ पे ख़त्म हो गया था, एक लाइन से ज़्यादा भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे ख़त्म हो गया तो आपने यहाँ क्लोज कर दिया था। उसके बाद जब ज़रूरत है दोबारा लिखने की तो फिर से आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक x नाम का वेरिएबल यूज़ किया है और जिसको कि मैं यहाँ पर भी यूज़ कर रहा हूँ। तो यानी ये जो वेरिएबल्स हैं इनका स्कोप पूरा पेज में है। किसी भी पीस ऑफ PHP कोड में मैंने इसको यूज़ किया था, आगे भी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये पॉसिबल है क्योंकि ये पूरा मिलाकर सोचिए सब कुछ इग्नोर हो जाएगा सिवाय PHP कोड के। तो एप्लीकेशन सर्वर सब जब देखेगा इस पेज को तो उसे बाकी कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ वो दिखाई देगा जो कि PHP स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज PHP वेरिएबल? PHP वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं। तो वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर कॉन्स्टेंट्स। आप ध्यान रखिए, जैसे यहां पर मैंने x एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, तो कुछ रूल्स इससे रिलेटेड है, उसको समझते हैं। तो वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर कॉन्स्टेंट्स। कोई इंफॉर्मेशन, कोई डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का इस्तेमाल होता है। दीज कॉन्स्टेंट्स कुड बी स्ट्रिंग, नंबर्स और एरेज, जो भी हो। यानी इसमें हमने अभी क्या रखा है? अभी तो एक स्ट्रिंग रखी है, हम चाहें तो इसमें नंबर भी रख सकते हैं। हम एक और वेरिएबल बनाए, उसके अंदर हमने रख दिया 23, नंबर हो गया। या मैंने लिखा Z, उसके अंदर मैंने लिख दिया 45.56। तो ऐसे नंबर्स भी रख सकता हूँ। मैं एरे भी रख सकता हूँ, एरे हम आगे देखेंगे। तो these constants could be string, numbers or arrays. When a variable is declared, it can be used over and over again in your script. एक तो आपको यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कोई डेटा टाइप नहीं लिखना पड़ता, जैसे C में लिखना होता था, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, ऐसा कुछ नहीं लिखना होता। यहाँ पे सीधे वेरिएबल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में भी आप वैर कीवर्ड का इस्तेमाल करते थे, हालांकि वहाँ भी वो ऑप्शनल था, लेकिन यहाँ पर तो आप कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक्स वेरिएबल को सीधे आपने यूज़ किया, वाई, जेड, इनको सीधे यूज़ किया, सीधे इनमें वैल्यू रख रहे हैं, कोई डिक्लेरेशन नहीं। ये ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाते हैं, यानी PHP ऑटोमेटिकली इसको डिक्लेयर कर देती है, हमें कभी भी डिक्लेयर नहीं करना होता है। यहाँ पे डेटा टाइप हम कभी भी मेंशन नहीं करते हैं, ये डायनेमिक टाइप्स होते हैं। इसमें PHP खुद डिसाइड कर लेगी जिस प्रकार का अपना डेटा उसमें रखा है, ये वेरिएबल उसी टाइप का हो जाएगा। तो ये वेरिएबल इंट टाइप का हो गया, तो ये फ्लोट टाइप का हो गया, तो ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया, ये अपने आप हो गया। और हम चाहें तो कहीं पर भी PHP की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कहीं पर भी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दी, मैंने लिख दिया PHP स्क्रिप्ट, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया y में इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, ये कर सकता हूँ।
मैं हो सकता है लिख रहा हूँ z जो वेरिएबल बना है, अब इसमें मैं कुछ और वैल्यू रख दूँ, जैसे मैं रख देता हूँ हेलो। तो आप देख रहे हैं कि पहले तो इसमें एक नंबर रखा हुआ था, अभी मैंने इसमें क्या रख दिया है, अभी मैंने इसमें स्ट्रिंग रख दी। तो मैं सेम वेरिएबल को बार बार यूज़ कर सकता हूँ, उसमें उसी टाइप की वैल्यू रख के भी, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी, या फिर मैं उसमें दूसरे टाइप की वैल्यू रखना चाहूँ तो वो रख सकता हूँ, पुरानी वैल्यू हट जाएगी। तो टाइप तो ये ऑटोमेटिकली चेंज करता रहता है, यानी z यहाँ पर अगर अभी पॉइंट वाली वैल्यू को देख के हो सकता है फ्लोट या डबल हो, लेकिन जब आपने उसमें स्ट्रिंग रखा तो उसका टाइप स्ट्रिंग हो गया। तो इसी को बोलते हैं डायनेमिक टाइप, यानी वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो उसकी वैल्यू के आधार पे बदलता रहता है, जैसे उसमें जो वैल्यू रखेंगे उसके हिसाब से वो हो जाएगा। और मैंने PHP की स्क्रिप्ट देखी, बार बार कभी भी कहीं पे भी लिख रहा हूँ तो इन वेरिएबल्स को मैं बार बार यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने x बनाया, उसमें कुछ रखा, फिर मैंने x को यहाँ यूज़ कर लिया, या y यहाँ बनाया और y को यहाँ यूज़ कर लिया। ऑल वेरिएबल्स इन PHP स्टार्ट्स विद अ डॉलर साइन सिंबल। ये तो अब आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा कि जो भी वेरिएबल PHP में बनाए जाएंगे उसमें पहला सिंबल डॉलर साइन ही होगा, ये कंपलसरी है। तो वेरिएबल्स अलग से पहचान में आ जाएंगे क्योंकि उनके नाम के पहले डॉलर साइन लगा ही होगा, ये कंपलसरी है। जैसे ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ, और एग्जाम्पल तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। तो द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड ऑटोमेटिकली व्हेन यू यूज इट। तो डिक्लेरेशन हमको करना नहीं पड़ता। नेमिंग के क्या रूल है? नेमिंग के रूल लगभग वही है जो आपने सी लैंग्वेज में पढ़े हैं, यानी आप वेरिएबल नेम में, हालांकि पहला सिंबल तो डॉलर रहेगा, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, पर बाकी के जो सिंबल्स होंगे वो या तो अल्फ़ाबेट होंगे या डिजिट होंगे या अंडरस्कोर होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अल्फ़ाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर, ठीक है। अल्फ़ाबेट का मतलब A से Z तक कुछ भी हो सकता है, डिजिट मतलब 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है, और अंडरस्कोर। अच्छा, पहला सिंबल तो देखिए डॉलर साइन है, डॉलर साइन के जस्ट बाद वाला वो सिंबल कभी डिजिट नहीं हो सकता, यानी अल्फ़ाबेट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। तो अगर आप किसी वेरिएबल का नाम रख रहे हैं तो आपने जैसे यहाँ x रखा है ना, आप अंडरस्कोर x रख सकते हैं। आप डॉलर को तो पहला सिंबल भी मत बोलिए, पहला सिंबल ये अंडरस्कोर है, ठीक है। डॉलर तो प्रीफिक्स है जो हर वेरिएबल नेम के पहले लगता ही है, वेरिएबल का नाम एक्चुअल में अंडरस्कोर x है। या मैंने सोचा AX रख दूं, यस बिल्कुल रख सकता हूं, या मैंने सोचा 1x रख दूं, नहीं रख सकता क्योंकि वेरिएबल के नाम में स्टार्टिंग में डिजिट नहीं आती। हाँ, x1 रखना चाहूं तो रख सकता हूं। तो पहला सिंबल डॉलर को हटा के पहला सिंबल डिजिट नहीं हो सकता। तो देखिए 3 लिख रहा हूं, उसका कलर से समझ में आ रहा है कि वो अब वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं दोनों रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अ वेरिएबल नेम शुड नॉट कंटेन स्पेसेस, ये भी ठीक है, ये भी कोई हमारे लिए नया रूल नहीं है। वेरिएबल नेम जब बनाएंगे तो उसमें स्पेस नहीं हो सकती, इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है। इन PHP अ वेरिएबल डज नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर एडिंग अ वैल्यू टू इट, मतलब कोई डिक्लेरेशन यहाँ पे अलग से करने की जरूरत नहीं होती है। PHP ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स द वेरिएबल टू द करेक्ट डेटा टाइप डिपेंडिंग ऑन इट्स वैल्यू। ये भी हमको समझ में आ रहा है कि हमने Z में हमने पहले पॉइंट वाली वैल्यू रखी थी तो उसका टाइप अलग था, और बाद में हमने उसमें स्ट्रिंग रख दी तो उसका टाइप फिर चेंज हो गया। तो टाइप इस तरह से बदलते रहते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। आपको अगर ये इस तरह के और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि मैं अगले वीडियो में वेरिएबल्स को इन डेप्थ कवर करूंगा, यानी कितने प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं वगैरह, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वेरिएबल्स के मायने में। अभी हमने सिर्फ बेसिक सीखा है वेरिएबल का। तो अगर आपको लगता है कि और भी वीडियोस आपको देखने में इंटरेस्टेड, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, कैंपस प्रिपरेशन, DBMS, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, इन सब के वीडियो सीरीज़ मिलेंगी। रोज़ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप जब भी इसको देखेंगे इसमें कुछ नए वीडियोज़ आपको दिखाई देंगे। तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। एक तो सारे वीडियोज़ हिंदी में हैं और सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और डेली इसमें अपलोड हो रहा है, तो कंटेंट बहुत सारा है। तो आप इसको ना केवल यूज़ करिए बल्कि आप इसको शेयर करिए।